हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर अंतरिक्ष में बिंदु अर्थात पॉइंट इन स्पेस का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। मुझे भरोसा है कि आप सभी लोगों ने इसका पहले वाला लेक्चर जिसमें हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी है उसको जरूर से जरूर देख लिया होगा। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, तब इसको देखिए, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनाई है अप्लाइड मैथ सेकेंड सेशन 2024 की, वहां से जाके आप देख सकते हैं, या इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको उस लेक्चर का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान होने वाला है, लेकिन विश्वास दिलाता हूं अभी जो आपको सिखाऊंगा आज के इस लेक्चर में, उससे आपके एग्जाम में मिनिमम एक क्वेश्चन 2 नंबर का जरूर आएगा। तो जरा आप सोच लीजिए, केवल आज आधे घंटे का लेक्चर अगर आप ये पूरा देख लेते हैं तो 2 नंबर वो आपके हो जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा 2 नंबर बहुत कम है, इतने सस्ते में 2 नंबर मिल जाए तो बहुत है। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो पहला टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। ध्यान से समझेंगे, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ये आपके लिए डियर स्टूडेंट्स नया नहीं है, ये शब्द नया नहीं है, ये शब्द आप पढ़ चुके हैं। दूरी सूत्र जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान से समझना। इसी सूत्र पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। आपको याद होगा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया गया था कि अगर ये कोई पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो इन पॉइंट ए और पॉइंट बी की डिस्टेंस मींस ए बी को पता करने का तरीका था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं। कैसे? ए बी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो पहले x2 मतलब पहले 2 वाला लिखो या पहले 1 वाला लिखो, दोनों में वैल्यू सेम आती है क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। तो ये फार्मूला ही क्या कहलाता है? डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। कब के लिए कहलाता है भैया? ये कहलाता है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए। अभी हम यही बात करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। आइए समझते हैं क्या होता है। डियर स्टूडेंट, सपोज करो कोई पॉइंट है 3D में, वो पॉइंट है ए। तो आपको ये तो पता चल चुका है कि सर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ x, y, z तीनों आएगा। और कोई दूसरा पॉइंट सपोज करो यहाँ हमने B ले लिया और इस पॉइंट B का कोऑर्डिनेट x2, y2 और क्या है? z2 है। ध्यान दें सभी लोग। तो हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे? वही 3D में डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। तो बड़ा आसान है, अगर 2D वाला आपको लर्न है तो 3D वाला तुरंत लर्न हो जाएगा। कैसे? फार्मूला होता है ए बी इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान देना भैया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जरा गौर करिए क्या नया मिल गया इसमें। इसमें और उसमें केवल थोड़ा सा अंतर है, उसमें z नहीं था, इसमें z भी आ गया है। बाकी फार्मूला वही सेम है। मुझे लगता है आपको तुरंत याद हो गया होगा। जैसा कि अभी इसके पहले वाले में मैंने आपको बताया था, बोर मत होइएगा, ये मत सोचना रे बड़ी आसान सी चीजें निकल लें। अभी क्वेश्चन 1-2 इस पे कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके बाद सेक्शन फार्मूला बताएंगे, मिड पॉइंट आपको बताएंगे, ट्रायंगल का केंद्र जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं वो आपको बताएंगे। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आधे घंटे कहे हैं, धैर्य पूर्वक आधे घंटे बैठिए। और अभी तक लेक्चर को नहीं लाइक किए तो लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए दूसरी तरीके से अगर हम लिखना चाहें भैया तो कैसे लिखेंगे? अरे सर वही जो आपने अभी बताया था। क्या बताया था भाई? हमने बताया था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। केवल बदल दिया गया ना।
तो ऐसा भी आप याद रख सकते हैं और जो ऊपर लिखा हुआ है उस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब इसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आप लोग इसके पहले भी जानते हैं। होता क्या है, कभी कभी तो केवल 2 पॉइंट दे देगा, ठीक है, 2 पॉइंट दे देगा और आपसे कहेगा कि इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस पता करिए। आराम से आप पता कर लेंगे। अगला, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करते हुए अक्सर कहता है कि प्रूफ करिए कि ये कोलिनियर है। तो हम क्या करेंगे, जो 3 पॉइंट्स दिए गए होंगे, मान लो ए बी और सी, 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, ए बी मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस। फिर बी सी पता करेंगे, बी और सी के बीच की डिस्टेंस, फिर ए और सी पता करेंगे मतलब ए सी। अब ए सी जो है अगर ए बी प्लस बी सी के बराबर हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि ये कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है, नहीं तो नहीं है। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 पॉइंट दे देते हैं और प्रूफ करने के लिए कहते हैं कि ये जो 3 पॉइंट है वो स्पेस में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को या समबाहु त्रिभुज को रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनको पता कर लेंगे, उनकी जो भुजाएं हैं उनको ज्ञात कर लेंगे, भुजाएं बराबर हो जाएंगे तो समबाहु हो जाएगा। ऐसे चतुर्भुज वगैरह प्रूफ करने के लिए भी आता है, आपको पता है डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके सब हम लोग कर सकते हैं, पहले आप लोग सीख चुके हैं। ये था डिस्टेंस फार्मूला। आइए इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन भाई पूछा गया है, और जब पूछा गया है तो उसको हम लोगों को लगाना हमारा फर्ज हो जाता है। कई लोग ये बोल सकते हैं कि सर इसका डेरिवेशन बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, ना उसके बारे में आपको परेशान होने की आवश्यकता है। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में एक आता है। आइए ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। ये फार्मूला आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स नोट कर लिया होगा। डिस्टेंस फार्मूले पर 2 प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आराम से समझिए। देखिए हमारा उद्देश्य है कि लेक्चर में जितना मैं पढ़ाऊं 100% हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, तब सही होगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहे हैं बिंदुओं, पॉइंट्स दिए गए, ध्यान देना कौन कौन से पॉइंट्स हैं भाई, बिंदुओं कौन कौन से हैं लिखते हैं हम। बिंदु 3, 4, 5, 3, 4, 5 लिखा है। उसके बाद तथा दूसरा पॉइंट यहां पर जो दिया है डियर स्टूडेंट्स वो दिया है -1, 3 और -3, है ना। के बीच की दूरी ज्ञात करो, के बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है, दूरी ज्ञात करो, ठीक है। आसान मत समझिए, अभी अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, बट ये आया है पेपर में, आसान ही आता है पेपर में, कठिन नहीं आता। यूपी बीटी की तरफ से 2012 और 2007 में और 2012 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिनको फार्मूला लर्न है उनके लिए आसान है, जिनको नहीं लर्न है उनके लिए टफ है। आइए इसका हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जो 2 पॉइंट्स हमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ दिए गए हैं, एक पॉइंट को हम ले लें x1, y1 और z1। x1, y1, z1 क्या हो जाएगा बताइए, 3, 4, 5 हो जाएगा, है ना। उसके बाद x2, y2, z2 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका -1, 3 और -3, ये हो जाएगा। दोनों पॉइंट दे दिए गए। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है तो दूरी का सूत्र आप लगा दीजिए। दूरी का जो फार्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर फार्मूला क्या पढ़े भैया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। आप मेरे साथ साथ करिए, नहीं तो आपको लगेगा बहुत धीरे बता रहे हैं। मेरे साथ करिए आप लोग। x1 की वैल्यू कितनी है भाई, x1 की वैल्यू 3 है और ये है, तो 3 माइनस माइनस प्लस ये 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 माइनस मतलब 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 जा 16 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 64 हो गया, ठीक है। तो 64 और 16, 70, 80, 81, √81 आएगा, जिसका मतलब हो जाएगा 9 यूनिट। ये क्या होगा,
यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ये क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया, समझाया और सॉल्व भी मैंने आपको करा दिया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। करेंगे क्या, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर जो है आप लोग उसको सॉल्व करके हमें बताइएगा। ये भी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आराम से समझिए, जितना समझेंगे वो हमारे लिए 100% समझ में आ जाना आवश्यक है, जिससे उस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तरह समझिए। क्वेश्चन है, दिखाइए कि, अभी जो मैंने कहा था उस तरह क्वेश्चन है, दिखाइए कि, क्या दिखाना है, बिंदु दिए गए हैं। बिंदु मतलब पॉइंट्स गिवन है। देखिए पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है, 0, 7 एंड 10। दूसरा पॉइंट दिया है -1, 6, 6 और अगला पॉइंट दिया है हमको -4, 9, 6। ठीक है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दिखाए कि बिंदु इतना 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 एक समकोण त्रिभुज बनाता है। समकोण समद्विबाहु, ध्यान दो, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समबाहु भी है और मतलब समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। ये क्वेश्चन आपको हम बताएं तो यूपी बीटीई की तरफ से 2005 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझना। आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, प्रूफ करना है कि इन 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा और समद्विबाहु, माने दो भुजाएं, दो साइड्स उसकी, मतलब ये बोल रहा है कि ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस है और राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए दो साइड हमें इक्वल दिखानी पड़ेगी। राइट एंगल ट्रायंगल दिखाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई यहाँ पे कराना पड़ेगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक ट्रायंगल लेट कर लेते हैं। ध्यान दो सभी लोग, ये इसको हम ले लेते हैं ए ऐसे, और 0, 7 और 10 ले लेते हैं। पॉइंट बी यहां ले लीजिए, बी ले लीजिए। बी पॉइंट कितना दिया गया है, -1, 6 और 6 दिया है। सी पॉइंट यहां ले लो, -4, 9, 6। इतनी बात सबको समझ में आई। अब हम साइड ए बी, बी सी और सी ए पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से। आप देखेंगे कि दो साइड आपको इक्वल यहां पर मिल जाएंगी। आइए पता करते हैं ए बी, डायरेक्ट पता करेंगे भैया। ए बी साइड को पता करेंगे √ जी, ये x1 x2 ले रहे हैं, 0 -1 मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 7 - 6 फिर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 10 - 6 मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, ए बी आएगा कितना, ए बी इक्वल टू 112 और 16 to 18 आएगा। ठीक है, 9 दूना 18 होता है, तो ए बी इक्वल टू इसको हम 3√2 लिख सकते हैं। ये पहली साइड हमें मिल गई, इस ट्रायंगल की पहली साइड हमें मिल गई। अब दूसरी साइड पता करो, BC। BC मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो -1 माइनस माइनस प्लस, 4 में से 1 माइनस होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और 6 - 9 मतलब -3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और 6 - 6 यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ कितना होगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 18, 18 आएगा ना, 18 यहाँ भी आएगा। तो BC इक्वल टू यहाँ भी आपका आ जाएगा 3√2। तो देखो दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल हमें यहाँ मिल गई, AB इक्वल टू BC। तो प्रूफ क्या हो गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अभी हमें पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कराना है, जिससे ये भी प्रूफ हो जाए कि ये समकोण त्रिभुज है। अब क्या पता करिए आप, AC पता करिए। ध्यान दो, AC पता कर लीजिए। AC इक्वल टू आपको मिलेगा, यहां से करेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, या -3 का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। नहीं 7 2 9 होता है ना, तो 2 का होगा। ठीक है, उसके बाद 10 में से 6 गया तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर, सॉरी AC इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 16 + 4 +
16, 16 16 32 4 36। ठीक है, 36 का मतलब कितना हो गया भैया? ठीक है, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आएगा। ठीक है, 32 4 36, AC 6 आ गया। अब आप यहां कहोगे नाउ AC का स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड अगर हम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा? देखो 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा? 3√2 का स्क्वायर, 18 18 आ जाएगा, 18 36 आ जाएगा ना, 36 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो सिंस यहां पर आप कह सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसा हो गया। देयरफॉर इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। आप कह देंगे अतः यह एक समकोण, लिख देंगे ना, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर भी हो चुकी हैं, तो दो साइड इक्वल हो गई हैं, इसीलिए ये क्या हो गया? आइसोसेलेस हो गया, मतलब समद्विबाहु हो गया, और किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, इसीलिए हम ये भी कह दे रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। लास्ट में हम लिख देंगे सिंस AB इक्वल टू BC एंड AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, therefore the points represent an isosceles right triangle, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज को रिप्रेजेंट करते, निरूपित करते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूले की मदद से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताने चल रहे हैं विभाजन सूत्र। ध्यान दो बच्चों, क्या? विभाजन सूत्र, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है इसके पहले, उसी में केवल एक और लग जाएगा जेड। ठीक है, दो तरह का विभाजन होता है, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। बताते हैं हम आपको, ध्यान समझना। एक होता है अंतः विभाजन, जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर डिवीजन। कैसा डिवीजन होगा भैया? इंटीरियर डिवीजन। ओके, ये हो गया। क्या होता है जरा समझिए, 3D की बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए ये कोई पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया है x1, y1, z1, और कोई दूसरा पॉइंट दिया है x2, y2, z2 दिया है। तो अगर कोई, ये मान लो पॉइंट B है, इसके बीच में अगर कोई पॉइंट P आ रहा है जो इन दो पॉइंट को विभाजित कर रहा है m1 रेशियो m2 में, यहां से यहां तक m1 है, यहां से यहां तक क्या है? m2 है, कहीं कहीं mn लिखा रहता है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ध्यान देना भैया, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z हो तो इस x, y, z को हम कैसे पता करते हैं? तो x को पता करने का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। आपके लिए नया नहीं है, इसको ऑलरेडी आप 2D में पढ़ चुके हैं। ऐसे y जब पता करना होता है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2, ये भी वही 2D वाला ही है। ठीक है, अब इसी में एक और जुड़ जाएगा, इसमें z कैसे निकलेगा? z इक्वल टू m1 z2 प्लस m2 z1 अपान में m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये होता है अंतः विभाजन का सूत्र, इंटीरियर डिवीजन का फार्मूला। x को निकालने का फार्मूला ये, y को ये और z को ये, कुछ नया नहीं है, ये सब आप लोग जानते हैं, बस इसमें z बढ़ गया है, बाकी सारे फार्मूले आपको ऑलरेडी लर्न होंगे। अब यहाँ पर हम लोग ये चीज ये देख लेते हैं, नोट पॉइंट यहाँ बना लेते हैं। क्या नोट पॉइंट ये बना लेते हैं? क्या बना लेते हैं भैया? इफ P इज मिड पॉइंट, अगर P क्या हो? मिड पॉइंट हो। अगर P मध्य बिंदु होगा तब क्या होगा, जरा ध्यान दे लीजिए। अगर P डियर स्टूडेंट्स मध्य बिंदु होगा तो m1 रेशियो m2 जो आएगा वो 1:1 आएगा। देयरफॉर यहाँ पर x को निकालने का फार्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2/2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना?
ऐसे ही y को निकालने का फार्मूला होगा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। इसी तरीके से z को निकालने का फार्मूला z1 प्लस z2 बाई क्या होगा भैया 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन फार्मूला में अंतः विभाजन अर्थात इंटीरियर डिवीजन का फार्मूला क्या होता है और इसी की मदद से हम लोगों ने मिड पॉइंट मध्य बिंदु का फार्मूला भी यहाँ पर लिख दिया। अब इसी के बाद हम लोग समझेंगे भैया बाह्य विभाजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटीरियर डिवीजन। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट। जितने फार्मूले सिखा रहे हैं सब आगे की जर्नी में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट को स्किप आपको करना ही नहीं है, क्योंकि ये सब आगे चल के यूज होंगे। अभी ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसका जो है यूज आगे चल के होता है। मैं इरेज करता हूं, अंतः विभाजन हो गया। अब मैं आपको बताता हूं बाह्य विभाजन एक्सटीरियर डिवीजन। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए भैया और नोट करते हुए चलिएगा। कहीं किसी प्रकार का डाउट अगर आपके माइंड में होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, बाह्य विभाजन की। ठीक है, बाह्य विभाजन, ध्यान देना, इसको हम क्या बोलते हैं एक्सटीरियर डिवीजन। एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर डिवीजन। जरा समझिएगा ये क्या होता है। यूज बहुत ही कम ये होता है, बट जानकारी हमें होनी चाहिए। कभी कभी इसके बिहाफ पर भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, जरा समझिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास एक लाइन है, इसका एक पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट वही पुराना x1 y1 और क्या है z1 है। ठीक है, यहाँ दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है। सपोज कर लीजिए कोई पॉइंट यहाँ इसके बाहर P है, ध्यान दो बाहर P है, जो इसको m1 रेशियो n2 में एक्सटीरियर डिवीजन कर रहा है। यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये m1 होती है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये भैया m2 होती है। यहाँ पर ये होता है एक्सटीरियर डिवीजन। इस केस में x और y को पता करने का क्या फार्मूला होगा। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z हो तो x, y और z को हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर x को पता करने का फार्मूला होगा m1 x2 माइनस m2 x1 लिखिए, m1 x2 ही लिखिए, m1 x2 माइनस m2 x1 लिख लीजिए। ठीक है, अपान m1 माइनस m2, ये हो गया x को पता करने का फार्मूला। ऐसे ही y के लिए क्या होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान में m1 माइनस m2, ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ऐसे ही z कैसे निकलेगा m1 y z2, ठीक है, माइनस m2 z1 अपान में क्या होगा m1 माइनस m2। ये होता है x, y और z को पता करने का तरीका। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन आप 2D में पढ़ चुके हैं, इतना आप जानते थे, केवल z वाला यहीं और आ जा रहा है। बस एक छोटा सा टॉपिक और है, वही मैं यहीं बता देता हूं। बस वो है त्रिभुज का केंद्रक। मैं लिख रहा हूं, उसको आप लोग नोट करेंगे। त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बोलेंगे भैया, सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉयड क्या होता है ये हम जरा देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। जैसे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कोई ट्रायंगल दिया गया है, ध्यान देना सभी लोग। ये ट्रायंगल दिया है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, ध्यान दो सभी लोग। और दूसरा पॉइंट जो बी है, यहाँ पर दूसरा वर्टेक्स जो है इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 माइनस z3 है, और इसका जो केंद्रक है
जो इसको 2:1 में डिवाइड करता है। केंद्रक क्या होता है? जहां पे माध्यिकाएं जाकर के मिलती हैं, किसी भी ट्रायंगल का जो माध्यिकाएं होती हैं जहां जाके मिलती हैं वही उसका केंद्रक कहलाता है। ये देखिए, इसको यहां से ये जितनी भी माध्यिकाएं हैं सब खींची जाएंगी, जहां मिलेगा इसको जी से दिखाएंगे, ये इसका केंद्रक होगा। तो इस जी को पता करने का फार्मूला क्या होगा? अगर इस जी का कोऑर्डिनेट x, y और z है, तो जी को पता करने के लिए जो x होगा, ध्यान दो भैया, x को पता करने का फार्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये x को निकालने का पता हो जाएगा। ऐसे y क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई कितना होगा? 3 हो जाएगा। ऐसे z इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आप सब लोगों को समझ में आया होगा, इसको आप सब लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो सिखाया, जो बताया, इतना आप सभी लोगों को जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा। क्या क्या बताया हमने डियर स्टूडेंट्स आपको आज आपको मैंने बताया डिस्टेंस फार्मूला, दूरी का सूत्र हमने आपको बता दिया। उसके बाद भैया हमने आपको क्या बताया? सेक्शन फार्मूला बता दिया। ठीक है, और उसके बाद मिड पॉइंट कैसे पता करते हैं ये आपको बता दिया गया। साथ ही साथ किसी ट्रायंगल का जो केंद्रक होता है उसे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होता है, वो हमने आपको बता दिया। इतनी सारी चीजें आज के इस लेक्चर में जो हुई हैं उनको आपको समझना है। इसमें से डिस्टेंस फार्मूले पर एक क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है, और वो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। अगर आप हड़बड़ाएंगे नहीं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत आप सभी लोगों को नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन टास्क के रूप में दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ने लास्ट तक लेक्चर को नहीं देखा, इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि हमको टास्क क्या दिया गया था। तो टास्क कुछ देते हैं आपको हम, तो भैया उसको सॉल्व किया करिए, और उसका आंसर जो है ना मुझे जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करिए। जब आप उसको नहीं करेंगे, हमको नहीं बताएंगे, तो हम जो है आपको किस तरीके से समझा पाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप सभी लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हमें आंसर बताएंगे। 2 डेज टास्क करके लिखा करिए, और इसको सॉल्व करके हमको इसका आंसर जरूर बताया करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा है बिंदुओं, ध्यान दो कौन कौन से हैं बिंदु। बिंदुओं दिया गया है 3, 4, 5 तथा, ये शायद अभी यही वाला हम सॉल्व करा दिए थे, यही वाला अभी हमने आपको सॉल्व करा दिया था। ये देता हूं, बिंदुओं कौन कौन सा? 7, 1, 2 तथा दूसरा पॉइंट दिया है 1, -1, 5 के बीच की दूरी बतानी है। के बीच की दूरी क्या होगी बताना है, दूरी बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। एक क्वेश्चन और है, दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा भी वही एग्जाम्पल वाला इसमें दे दिया गया है। ये लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि, नहीं ये तो पेपर में आया नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और पेपर में इसको लिख देता हूं। बिंदुओं बिंदुओं कौन कौन से? बिंदु दिए गए हैं 1, 1, 1, -2, 4, 1। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा -1, 5, 5, 1, 1 है, -2, 4, 1 है, और 2, 2, 5 है, 2, 2, 5। ठीक है, से बने त्रिभुज, से बने
त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। केंद्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह का 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे दे दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है इसका। ठीक है, अभी केंद्रक निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग जो है उसको कर पाएंगे आसानी से। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर इसके अतिरिक्त कोई किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से कल शाम को 8 बजे, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।